नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनसंवाद न्यूज। तो दोस्तों, सन 2024 के लोकसभा चुनाव तो लेकर दोस्तों एनडीए का दोस्तों बहुत बड़ा बयान जो है दोस्तों सामने आया है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो तो लाइक और चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए। तो दोस्तों, सन 2024 के लोकसभा चुनाव तो लेकर दोस्तों विपक्षी दलों ने दोस्तों बहुत बड़ी बैठक बुलाई थी और उसमें बीजेपी तो हराने के लिए दोस्तों एकजुट होते काम करने का दोस्तों बयान दिए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी तो लेकर दोस्तों उन्होंने क्या बयान दिया उसको भी मैं बताऊंगा। और ये भी बताने वाला हूं दोस्तों, सन 2024 के चुनाव में दोस्तों किसकी जीत का अनुमान लगाया जा रहा है, कौन सी पार्टी दोस्तों सन 2024 के लोकसभा चुनाव दोस्तों जीतती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों सुनिए बयान। विपक्षी एकता का नाम इंडिया। लोकसभा चुनाव में एनडीए वर्सेस इंडिया। किन पार्टियों ने बनाई गठबंधन से दूरी? 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बता दें कि एक और जहां सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और साथ ही उसके सहयोगी दलों ने एनडीए की बैठक की, तो वहीं विपक्षी दल भी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अपनी एकजुटता को बनाने में लग गए हैं। और इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने भी मीटिंग की और अपने गठबंधन का नाम इंडिया दिया। यानी कि साल 2024 लोकसभा चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया का होने वाला है। अगर बात करें 2024 में होने वाली सत्ता की जंग की, तो मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच की जंग होगी। अपने अपने सहयोगी दलों के साथ दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। एक तरफ जहां इस जंग में बीजेपी के साथ कुल 38 दल हैं, तो वहीं कांग्रेस 26 सहयोगियों के साथ दिल्ली का किला फतह करने की कोशिश में है। इस बीच कुछ ऐसे भी दल हैं जिन्होंने ना तो बीजेपी के खेमे में और ना ही कांग्रेस के खेमे में अपनी जगह बनाई है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि जिन दलों ने एनडीए और साथ ही इंडिया, जो कि पक्ष और विपक्ष है, दोनों की गठबंधन से दूरी बनाई है, वह लोकसभा चुनावों में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनावों की बात करें तो कुल एनडीए में 39 पार्टियां हैं, जहां 26 विपक्षी पार्टियां जो अपने गठबंधन को लेकर तैयार हैं। दोनों के बीच बड़ी जंग होगी। कुल 65 पार्टियां पहले तय कर चुकी हैं कि किस तरफ जाना है और किसे वोट करना है, लेकिन अभी भी 11 ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने किसी भी खेमे का हिस्सा न बनने का फैसला किया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 11 पार्टियां लोकसभा चुनावों में एक अहम भूमिका रखती हैं। दरअसल जिन 11 पार्टियों की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने ना तो एनडीए में और ना ही इंडिया में अपनी जगह बनाई है, वह कुल 91 सांसदों के साथ लोकसभा में इस वक्त मौजूद है। जिन 11 पार्टियों ने अब तक किसी भी गठजोड़ का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया है, उन 11 पार्टियों में सबसे पहले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है, दूसरी है बीजू जनता दल, तीसरी है भारतीय राष्ट्र समिति बीआरएस, चौथी है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जनता दल सेक्युलर, राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी और साथ ही शिरोमणि अकाली दल। अगर बात करें इन 11 पार्टियों की, तो किसी भी गठबंधन का हिस्सा न बनने वाली 11 पार्टियां अपनी पकड़ काफ़ी ज़्यादा रखती हैं। सबसे पहले अगर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो यह पार्टी आंध्र प्रदेश में इस वक्त सरकार में है। वहीं बीजू जनता दल की बात करें तो नवीन पटनायक की पार्टी उड़ीसा में साल 2000 से सत्ता में है। अभी ये दोनों पार्टियां भले ही किसी गठबंधन का हिस्सा ना हो, लेकिन कई मुद्दों पर संसद में दोनों ने मोदी सरकार के पक्ष में वोट डाला है। इसके अलावा अगर बात करें बीआरएस यानी कि भारतीय राष्ट्र समिति की, तो तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस की बात करें तो इसके प्रमुख केसीआर पहले विपक्षी एकता पर जोर दे रहे थे, लेकिन अब वही विपक्षी गठबंधन से दूर हो गए हैं और खुद को इससे दूर कर लिया है। इसके अलावा बात करें अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अकेले लोकसभा 2024 से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि वह अभी तक किसी भी पाले में जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बीएसपी की बात करें तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अब तक वह 4 बार सरकार बना चुकी है और पार्टी एक बड़ा यूपी में प्रभाव डालती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है और पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी प्राप्त है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की बात करें तो वह भी किसी की तरफ नहीं है। ओवैसी तो ये आरोप लगाते हैं कि राजनीति में उनकी पार्टी के साथ अछूतों की तरह बर्ताव किया जाता है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि तेलंगाना के हैदराबाद और आसपास के इलाकों में राजनीतिक तौर पर एआईएमआईएम की एक अच्छी पकड़ है। इसके साथ ही पार्टी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है।
वहीं अगर बात करें आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी की, तो इस समय पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। चंद्रबाबू नायडू ने पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए से नाता तोड़ लिया था, हालांकि इसके बावजूद पार्टी को ही ज्यादा नुकसान हुआ था। वहीं साल 2019 में लोकसभा चुनावों में एनडीए का साथ निभाने वाली और साथ ही कृषि कानूनों के मुद्दे पर एनडीए का साथ छोड़ने वाली शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो पार्टी जल्द ही एनडीए में अपनी घर वापसी कर सकती है। शिरोमणि अकाली दल जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकता है। हालांकि अभी तक पार्टी ने किस तरफ जाना है इसका फैसला नहीं किया है। इसके अलावा भी जनता दल सेक्युलर समेत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, साथ ही एआईयूडीएफ और साथ ही अन्य पार्टियों की बात करें तो कुल 11 पार्टियों ने अभी तक किसी भी गठबंधन का साथ नहीं दिया है और अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि आखिरकार 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी किसका साथ देगी। बहरहाल ये तो साफ है कि लोकसभा चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया यानी कि पक्ष वर्सेस विपक्ष होने वाला है, लेकिन आखिरकार ये 11 पार्टी किस तरीके से भूमिका निभाती हैं ये वाकई खास होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपका नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी और हम फिर से निकल चुके हैं एक बार मैदान में। तो देखिए कि पहले नरेंद्र मोदी ने जो है विपक्ष पे हमला बोला और उन्होंने कहा कि विपक्ष लगता है लंबे समय तक सत्ता में नहीं जाना चाहता और इसीलिए जो है वो इस तरह की चीजें कर रहा है। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पलटवार आया और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो विपक्षी एकता से घबरा गए हैं और इसलिए ये सब बयान दे रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वहीं नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि उनका सपना जो है वो तीसरे कार्यकाल में जरूर पूरा होगा, यानी कि देखिए कि एक तरह से वो बड़ा कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं। अब उनका कॉन्फिडेंस सही है कि नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस सही है, यही हम लोग आज देखने वाले हैं। और यही देखने के लिए जो है ना, आज हम लोग नीतीश कुमार के घर में आ गए हैं बख्तियारपुर में। इसलिए चलिए जरा बख्तियारपुर की जनता का जायजा लिया जाए और वहां पे देखा जाए कि क्या हाल है जनता का और क्या चाल है जनता का। देखिए अभी मेरे पीछे जो है वो नीतीश कुमार का वो घर है जहाँ पे उनका बचपन बीता है और उनके राजनीतिक करियर का शुरुआत भी वहीं से हुआ है। और अभी देखिए कि नीतीश कुमार पूरे देश में विपक्षी एकता का जो है नारा चला रहे हैं, नारा लगा रहे हैं और विपक्षी एकता को मजबूत भी बना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके विपक्षी एकता पे चोट भी करते रहते हैं समय समय पर नरेंद्र मोदी, और उसी चोट का उन्होंने जवाब दिया है। भैया ये बताइए कि नीतीश कुमार जो है वो नरेंद्र मोदी पे हमला बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार पे हमला बोल रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी ने बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि अब मेरा जो सपना है वो तीसरे कार्यकाल में भी पूरा होगा। तो क्या लग रहा है कि किसके कॉन्फिडेंस में ज्यादा दम है? नरेंद्र मोदी का। जीता आप लोग नीतीश कुमार के घर के सामने ही में रहते हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में काम करते हैं अच्छा, तो इसी चलते नरेंद्र मोदी। अच्छा क्यों? देखिए उनका कहना है कि मेरा सपना जो है वो तीसरे कार्यकाल में भी पूरा होगा, तो इतना कॉन्फिडेंस क्यों है उनको जनता का? काम अच्छा किए हैं इसलिए कॉन्फिडेंस। नीतीश कुमार काम बढ़िया नहीं। अच्छा नीतीश कुमार भैया इधर आइए, थोड़ा नीचे उतरिए ना। नीतीश कुमार देखिए कि नीतीश कुमार का ये समझिए कि एक तरह से गढ़ है, क्षेत्र है उनका। तो इस क्षेत्र में नीतीश कुमार पे कितना लोगों को भरोसा है? इस क्षेत्र पर नीतीश कुमार के खास करके बिहार के जनता के लिए होगा, लेकिन केंद्र के लिए कोई भरोसा नहीं। बिहार में तो नीतीश कुमार ने हमको लगता है कि अच्छा काम किया है। 5 साल किए थे, उसके बाद कोई अच्छा शुरुआती 5 साल। अभी तो देखिए कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर भी और उनके प्रधानमंत्री बनने पर भी अलग अलग लोग देखिए अलग अलग विचारधारा रखता है। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है कि विपक्षी एकता जो है उसे नरेंद्र मोदी घबरा गए हैं और जो सत्ता पक्ष है वो घबरा गया है, इसीलिए वो लोग ऐसा उल जुलूल बयान देते रहते हैं। क्या लगता है कि सही में बीजेपी विपक्षी एकता से घबरा गई है? पूरा घबरा गई है, एकदम टूट रही है। हाँ, पूरा घबरा गई। अच्छा क्या लगता है कि नीतीश कुमार भी कॉन्फिडेंस में है कि विपक्षी एकता काम करेगा? विपक्षी एकता काम करेगा, लेकिन सरकार इसका बने या नहीं बने, लेकिन मोदी जी चले जाए। हाँ। तो सरकार फिर किसका बनेगा? जो बनेगा मिला जुला के बनेगा। देखिए नरेंद्र मोदी बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि मेरा सपना जो है तीसरे कार्यकाल में भी पूरा होगा। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये लोग जो है विपक्षी एकता से घबरा गए हैं। किसका जो है, किसके अंदर घबराहट है और कौन जो है कॉन्फिडेंस में है, ये बताइए। हमारे समझ से मोदी जी तीसरे बार के लिए ओवर कॉन्फिडेंट में है। ये हो नहीं सकता है। गठबंधन में यदि पूरे भारत एक हो जाएगा तो मोदी जी क्या कर सकते हैं। बात रही महंगाई, और मोदी जी कोई मोर्चा पर सफल नहीं है।
नीतीश कुमार ठीक है, लालू जी भी कहते थे कि हम पूरे सीट ले आएंगे, हारने के बाद कहते थे आखिर क्या कहते, पहले कि हार जाएंगे। वही स्थिति मोदी जी का है। मोदी जी भी पहले कह रहे हैं पूरे के पूरे कन्वेंस के हम तीसरी शक्ति हो जाएंगे। मेरे अयोध्या के भाई बहनों, आपको देश और दुनिया के अनगिनत अतिथियों के लिए तैयार होना है। अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोज अयोध्या आते रहे, इसलिए अयोध्या वासियों को एक संकल्प लेना है, अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का। ये स्वच्छ अयोध्या, ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर, हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। प्रभु राम पूरे देश के हैं और प्रभु राम जी जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर, हमारा एक भी तीर्थ क्षेत्र उसका और उसके परिसर के इलाके अस्वच्छ नहीं होना चाहिए।